अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़ख्र में खुश आमदीद। यूरेनियम अफजूदगी का मुकम्मल खात्मा, मिज़ाइल प्रोग्राम को महदूद करना और ईरान के पास जो मिज़ाइल हैं उनकी रेंज को महज 450 किलोमीटर तक महदूद रखना और इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह, हमास और हौसियों की पुश्तपनाही का खात्मा वरना हमला, और हमला भी जनाब तबाहकुन। इसराइल की तरफ से ईरान को न सिर्फ धमकी दी गई है बल्कि इसराइल की तरफ से ईरान के सामने 3 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड भी रख दिया गया है। इस चार्टर ऑफ डिमांड को रखने के साथ साथ इसराइल की तरफ से ईरान को यह पैगाम भी दिया गया है कि जब तक इस 3 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं होगा, ईरान इन शराइत को तस्लीम करने पर राजी नहीं होगा, उस वक्त तक ईरान के अमेरिका के साथ ना तो किसी तरह के कोई मुज़ाकरात होंगे और ना ही ईरान के साथ किसी तरह की कोई डील की जाएगी। ये भी कहा गया है ईरान को दी जाने वाली धमकी में कि अगर जो है इन शराइत पर अमल दरामद ना हुआ तो इसराइल एक मरतबा फिर ईरान पर हमला करेगा और ये हमला गुज़िश्ता हमले की निस्बत 100 गुना ज़्यादा तबाहकुन होगा। अब एक जानिब तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के लिए ये शराइत पेश की हैं और उसके साथ साथ ही गुज़िश्ता 3 दिन में ईरान में 3 मुख्तलिफ मुकामात पर पुरअसरार हमले भी सामने आए हैं, जिनके बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये अहम ईरानी ठिकाने थे जिन्हें इसराइली जंगी ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। इसराइल की तरफ से हालिया धमकियां और शराइत सामने आने के बाद तुर्की ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली अपनी तमाम परवाज़ों को कैंसिल कर दिया है और ईरान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी भी अगले हुक्म तक जारी रहेगी। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है कि इसराइल की तरफ से ईरान पर आयद की जाने वाली शराइत का ईरान की तरफ से रद्द अमल क्या आया है। अमेरिका जो है वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस धमकी अमेज़ बयान को किस नज़र से देख रहा है और 2 दोस्त ममालिक की तरफ से ईरान को दी जाने वाली इंटेलिजेंस शेयरिंग को ईरान की तरफ से नज़रअंदाज क्यों किया गया। ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग ईरान के साथ की गई थी, इसमें किस तरह के हमलों की निशानदेही की गई थी और वो 2 दोस्त ममालिक कौन थे जिन्होंने ईरान को इंटेलिजेंस जो है वो फराहम की थी। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इसराइल के और अमेरिका के ईरान पर हमले के बावजूद अभी तक जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो जंग के बादल हैं वो मंडला रहे हैं, टेम्परेचर कम नहीं हुआ और ईरान और इसराइल दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब इस सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से ये ख़तरनाक नताइज की धमकी का सामने आना यकीनी तौर पर इस बात का इजहार तसव्वुर किया जा रहा है कि इसराइल जो है वो किसी भी सूरत ईरान की एटमी सलाहियत और वो तमाम मिसाइल्स जिन्होंने 2000 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर की रेंज रखते हुए इसराइल को शदीद तरीन जो है वो नुकसान पहुंचाया था, इसराइल उस मिसाइल प्रोग्राम को भी लपेटना चाहता है ताकि मुस्तकबिल के किसी तरह के जो अटैक्स हैं ईरान के उनके खदशात को ख़त्म किया जाए। अब देखें, शराइत जो है वो जीतने वाला मुल्क पेश करता है, हारने वाला मुल्क जो है वो शराइत पेश करने की पोजीशन में नहीं होता। ये जो ईरान इसराइल जंग थी इसमें जीतने वाला मुल्क है वो ईरान है, इसराइल नहीं है। इसराइल ने तो अपनी तमाम तर ताकत को बरूए कार लाया, ताकत को बरूए कार लाते हुए ईरान को महदूद करने की कोशिश की। ईरान की टॉप टियर जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसको इन अटैक्स से पहले शहीद किया गया, उनको कॉर्नर किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको महदूद किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की सेकंड टियर लीडरशिप ने पहली टियर की लीडरशिप के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया और इसका इतराफ़ खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ये कहते हुए कि आखिरी 4 रोज़, ये जो 12 रोज़ा जंग थी, इसके आखिरी 4 दिनों में ईरान की तरफ से जो इसराइल पर अटैक किए गए वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन थे और उसके इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसानात भी उठाने पड़े। अब हालिया दिनों में
नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया था और उनकी 2 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकातें भी हुई थी। अमेरिका का ये मानना था कि इन मुलाकातों के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है गुज़िश्ता साल अक्टूबर से, उसको जो है वो रोकने का ऐलान करेंगे और उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पर इसराइल और हमास और दीगर अरब ममालिक के साथ एक ग्रेटर प्लान के ऊपर गुफ्तगू होगी ताकि इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर जो सूरत हाल है उसको मामूल पर लाया जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस जो ख्वाहिश है वो मुकम्मल तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म की ज़िद के ज़रिए नाकाम होगी और वो मुज़ाकरात जो कतर में हमास और इसराइली अथॉरिटीज़ के दरमियान जारी थे वो मुज़ाकरात भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सके, क्योंकि उन मुज़ाकरात में भी इसराइल ने किसी तरह की कोई लचक दिखाने का जो है ना वो इरादा जाहिर नहीं किया, जिसके बाद गज़ा के बारे में अमरीकी मंसूबों को इसराइल की तरफ से सबूताज करना ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बदतरीन ज़िल्लत साबित हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा इस बात का इजहार किया था कि अब ईरान इसराइल जंग के ख़ात्मे के बाद उनकी तमाम तर तवज्जो फ़लस्तीन के ऊपर है और वो ये चाहेंगे कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन, गज़ा और दीगर एरियाज़ के ऊपर हमलों को बंद कर दे और इब्तदाई तौर पर 60 दिन की जंगबंदी होगी और 60 दिन के बाद एक मुकम्मल जो सीज़ फायर प्लान है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसके बारे में चंद शराइत भी सामने आई और मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मारूफ इसराइली अखबार हार्टिस ने अपने एक हालिया तज्ज़िये में लिखा है कि यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब नेतन्याहू ने गज़ा के हवाले से अमरीकी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में किसी भी किस्म की पेशरफ्त के लिए अपनी सरकारी हमायत वापस ले ली। गज़ा में इंसानी बहरान के हल के लिए बातचीत में शरीक होने की बजाय नेतन्याहू ने न सिर्फ अपने मौक़िफ़ में सख्ती पैदा की बल्कि उन्होंने अमरीकी हुकाम की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को भी अमलन नाकाम बना दिया। यह वाक़या इस बात का गम्माज़ है कि इसराइली हुकूमत के मौक़िफ़ न सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ मुज़ाकरात में रुकावट बन रहा है बल्कि इस हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया के मशरिक़ वस्ता के हवालों से अमन मंसूबों पर भी सवालात उठ रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि इस सबूताज ने उनके मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया है और वो इस सूरत हाल से सख्त मायूस हैं। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की तरफ से जो ताज़ा तरीन 3 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड ईरान के सामने रखा गया है, इसको अमरीकी बैकिंग हासिल नहीं है, इससे यही नुक्ता अक्स किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसराइल जो है वो अमेरिका का चहीता है और चहीता होने की हैसियत से कभी कभार वो कहते हैं ना वो जो बच्चा जो बहुत ज़्यादा लाडला होता है वो बाज़ दफ़ा ज़िद पे भी अड़ जाता है, तो ये इस वक्त ज़िद पे अड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वो बाप उसके ऊपर ज़रा उसको नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन आखिरकार जो है ना बाप को बेटे के आगे, लाडले बेटे के आगे, उसकी ज़िद के आगे हथियार फेंकना ही पड़ेंगे। अमेरिका इसराइल से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो सकता जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अमेरिका का जो पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं और यहूदी लॉबी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है और ये वजह है कि इसराइल की हर गलती, हर खता, हर जुर्म के ऊपर पर्दापोशी की जाती है। अब ये जो धमकी सामने आई है नेतन्याहू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, उन्होंने एक मीडिया के साथ गुफ्तगू और बाद में एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए भी उन्होंने ये तमाम पॉइंट्स को रेज़ किया। ईरान ने नेतन्याहू के इस 3 रुकनी चार्टर ऑफ डिमांड को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ईरान का ये कहना है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर दोबारा कार्रवाई करने की जुर्रत की तो तिल अबीब हो या इसराइल के दीगर शहर हों, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा और ईरान का इस मर्तबा का जो अटैक होगा वो इसराइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और उनका ये कहना था ईरानी हुकाम का कि हमारे
मिसाइल्स इस वक्त भी तैयार पोजीशन पे खड़े हैं और हम इन मिसाइल्स के ज़रिए ये जो अपनी लड़ाई है ये कम से कम 2 साल तक जारी रख सकते हैं और डेली इसराइली शहरों को निशाना बना सकते हैं, और उनकी तरफ से यकीनी तौर पर इसी तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था ईरान की तरफ से। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ख़ास तौर पर ईरान में, वो कुछ ज़्यादा संगीन है, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अखबार हैं या इंटरनेशनल इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो खबर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था इंटेलिजेंस शेयरिंग का, उसका जिक्र भी तुर्की की तरफ से सामने आया। तुर्की ने इस बात का इजहार किया है कि ईरान को मुसाद के प्लान से आगाह किया गया था, जिसके ज़रिए तेहरान के अंदर और ईरान के पासदारान ने इनकलाब के जो सरकर्दा अफराद थे उनको कत्ल करने की साजिश को बेनकाब किया गया था, और तुर्की ने मुसाद के इस प्लान के बारे में ईरान को आगाह भी किया था। ये रायल यौम है जिसने इस बात का दावा किया है, और उसने टर्किश डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से ये खबर दी है। उनका ये कहना है कि ईरान ने तुर्की की तरफ से दी जाने वाली इस इंटेलिजेंस शेयरिंग को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था, और टर्किश डिप्लोमेट ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ना सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई थी, और ईरान को आगाह किया गया था कि जनाब हालिया कशीदगी के अंदर आपको चौकसी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी इसको नज़रअंदाज किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता 3 दिन में कम से कम 3 अटैक्स जो है ईरान में वो रिपोर्ट हुए हैं, और इन अटैक्स के अंदर पासदारान ने इनकलाब के ज़ेरे इस्तेमाल बिल्डिंग्स और चंद पहाड़ी सिलसिलों को निशाना बनाया गया है, जिनके बारे में ये बात कही गई है कि जनाब यहाँ पर भी मुमकिना तौर पर ईरान की कोई स्टोरेज साइट्स थी, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये इंकशाफ यानी ये धमकियाँ देने से पहले इस बात का भी अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि ईरान का 409 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम कहाँ पर है। इसराइल ने इसके हवाले से इंकशाफ किया था नेतन्याहू ने कि हमें इस बात का इल्म है कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम कहाँ पर मौजूद है, और अगर ईरान ने हमारी शराइत तस्लीम ना की तो फिर इस अफजूदा यूरेनियम को भी इसराइल तबाह कर देगा। लिहाजा ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस खित्ते के अंदर अभी जो जंग का तूफान है वो थमा नहीं है, और इसराइल जो है वो मौके की तलाश में है ईरान के ऊपर हमला करने की। ये जो 3 शराइत इसराइल की तरफ से सामने आई हैं, यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूसियों की पुष्टपनाही का खात्मा, ये भी इनफैक्ट इसराइल को ही महफूज बनाने की एक कोशिश है, क्योंकि हमास फ़लस्तीन की इस वक्त ताकतवर तंजीम है, और हमास ने ही इस वक्त इसराइल के सामने जो रेजिस्टेंस है वो हमास की है। इसके साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर करता है, और इसराइल जो है लेबनान के अंदर घुसकर इस वक्त उसकी ज़मीनी फ़ौज जो है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। तो उसके साथ साथ हूसियों की तरफ से भी ईरान की हमायत से इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए गए, जिसके जवाब में इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की हैं यमन की वो तमाम एरियाज़ पे जहाँ पर हूसियों का कंट्रोल है। तो इसराइल इनफैक्ट वो तमाम रास्ते जहाँ से इसराइल को ख़तरा है उनको बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराक़ची, उन्होंने एक चार्टर ऑफ निगोशिएशन चेकआउट किया, और उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग के अंदर उस को इजहार किया, ये कहते हुए कि अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ होने वाली बातचीत में यूरेनियम इनरिचमेंट से पीछे हटने का ईरान किसी सूरत इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करेगा।
یعنی ایران اپنی یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز کو نہ بند کرے گا اور نہ ہی یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے اپنی پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی لائے گا۔ البتہ عباس عراقچی نے اس حوالے سے واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ NPT پر ایران کاربند ہے اور یہ جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے ایران اس کی مکمل پاسداری کرے گا، اور یہ ایران کی طرف سے ایک بڑا مثبت سگنل تھا جس کو اسرائیلی وزیر اعظم کی اس دھمکی نے مکمل طور پر جو ہے نا وہ خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ ایران کا یہ جیسچر یورپ اور امریکہ دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اسی میڈیا بریفنگ میں ایرانین وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ IAEA کو ایران کے ایٹمی مراکز تک دوبارہ رسائی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایران کی چند شرائط ہوں گی، ان شرائط کو ماننے کے بعد IAEA کو رسائی دی جائے گی۔ چونکہ اب ایک ڈیڈ لاک ہے، اس کو کھولنے کے لیے کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی لچک کا مظاہرہ ہوگا۔ اب اگر ایران نے IAEA کو دوبارہ ایرانی ایٹمی تنصیبات تک رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے امن کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل موجودہ حالات کے اندر یہ جو لڑائی ہے اس کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ صورتحال ایک مرتبہ پھر جنگ کی طرف جاری ہے، اور اگر اس مرتبہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوگی تو یہ لڑائی نہ صرف بہت زیادہ پھیلے گی بلکہ اسرائیل کو اس لڑائی کے بہت ہی زیادہ خطرناک نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔